हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ एक बार फिर एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी तक आप देख चुके हैं कि सिंपल पेंडुलम तक चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। स्प्रिंग पेंडुलम में बहुत छोटा सा पॉइंट देखा था कि हम स्प्रिंग पेंडुलम से टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। स्प्रिंग पेंडुलम हमने कहा था कि मान लीजिए आपके पास कोई एक स्प्रिंग है और इससे एक ब्लॉक अटैच है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इस ब्लॉक को आप डिस्प्लेस करते हो इस साइड में या राइट साइड में। इसका मास कुछ m है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा और फोर्स जो लगेगा वो -kx लगता है कि नहीं। माइनस शो करता है कि रेस्टोरिंग फोर्स है, मतलब अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो वो पुश करेगा और इसको अगर राइट साइड में स्ट्रेच करते हो तो वो पुल करेगा। मतलब स्प्रिंग हमेशा अपने नेचुरल लेंथ को अचीव करने की कोशिश करता है, तो ये फोर्स हमेशा क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स होगा। और हमने आपको बताया है कि जब भी टाइम पीरियड फाइंड करना हो तो जो मीन पोजीशन है वहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद हम उस पर फोर्स निकालते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A equal to F restoring divided by mass means -k/m into x। यहाँ हम लोगों ने देखा कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और SHM के कंडीशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये SHM करेगा। सो कंपेयर विद A इक्वल टू -ω²x। क्या है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है उस पार्टिकल का जो SHM करता है, उसका एक्सेलरेशन यही आता है। ये वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो हम इसी से कंपेयर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये SHM कर रहा है और ये भी SHM का कंडीशन है, तो कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो दोनों में सेम होगा। तो ओमेगा की वैल्यू √k/m होगा और ओमेगा ही 2π/t होता है। इसका मतलब ये हुआ कि t की वैल्यू 2π√m/k होगा। यहाँ तक की चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है और हमने ये भी बताया था कि ऐसे स्प्रिंग रखा गया हो या इस तरह से ये हैंग कर रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में कि जब भी किसी पार्टिकल पर जो SHM एग्जीक्यूट करता है उस पर कोई भी कांस्टेंट फोर्स लगा दिया जाए तो उससे कुछ भी टाइम पीरियड पर इफेक्ट आने वाला नहीं है, बशर्ते उसका मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो इसका भी टाइम पीरियड जो है वो आएगा t इक्वल टू 2π√m/k। इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छा, अब इससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आइए हम लोग पहले उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो स्प्रिंग पेंडुलम में इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्प्रिंग के बारे में, जब भी स्प्रिंग से कोई ब्लॉक अटैच होगा तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2π√m/k होना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बता ही देता हूँ, जरा इस स्प्रिंग के बारे में ही कुछ लिख लेते हैं हम लोग, है कि नहीं, कि ये स्प्रिंग क्या होता है। क्योंकि अब स्प्रिंग से ही आज पूरे लेक्चर में खेलना है हम लोगों को, है कि नहीं। चलिए, ये स्प्रिंग क्या होता है ना, ध्यान दीजिए। स्प्रिंग एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। स्प्रिंग क्या है? एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है
जिसमें अगर हम उसमें फोर्स लगा के उसको डिफॉर्म करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है और बाद में वही एनर्जी हम लोग यूज करते हैं किसी अदर पर्पज के लिए। मतलब स्प्रिंग इज ए मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, स्प्रिंग जो है हमने कहा एनर्जी स्टोर करता है। स्प्रिंग पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स होता है। दूसरी बात, जो हम लोग F इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स देखते हैं, इस के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। और स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पॉइंट मटेरियल। अच्छा, मटेरियल की बात जब किया जाए इसका मतलब ये हुआ कि आप शेप और साइज पर अलग अलग शेप साइज की बात नहीं करेंगे। हम लोग सेम आइडेंटिकल स्प्रिंग अलग अलग मटेरियल के हो तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं फॉर ए गिवन मटेरियल स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो शेप और साइज पर डिपेंड करेगा, है ना। डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। ठीक है, और अगर लेंथ के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है। किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट उसके लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? बेसिकली है क्या, आप मान लीजिए कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, ये है इसकी टोटल लेंथ। और यहां पर इसको आपने फिक्स कर दिया, यहां पर आपने लगाया फोर्स, और ये टोटल 10 सेगमेंट्स हैं मान लो, है कि नहीं। और इस फोर्स के कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ टोटल 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब ये हुआ कि हर किसी सेगमेंट में 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ठीक, अब मान लीजिए कोई एक रिंग है, उसको तोड़िए और उसको बस ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए उसके पोजीशन को। मतलब जो वो सर्किल है उसका ये पार्ट तोड़िए और थोड़ा सा आगे खींच दीजिए इस पार्ट को, है ना। वो रिंग ना रहे, इसी स्पाइरल का एक छोटा सा सेगमेंट लेने की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो होगा क्या, हर एक को 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच होना पड़ा। अब मैं कह रहा हूं कि यही ऐसा स्प्रिंग होता जिसमें टोटल 5 सेगमेंट ही होते, तो 10 सेंटीमीटर इलांगेशन के लिए हर सेगमेंट में 2 सेंटीमीटर का स्ट्रेच लाना पड़ता आपको, जो कि ज़्यादा टिपिकल है। इसीलिए हम कहेंगे कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना कम स्ट्रेच हर किसी इंडिविजुअल में आएगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू घट जाएगी। क्यों? क्योंकि K की वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और K की वैल्यू कम है तो कम फोर्स से काम चल जाएगा, है कि नहीं। तो किसी एक सिंगल स्ट्रेच में ज़्यादा या कम इलांगेशन डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा फोर्स लगेगा। ज़्यादा टोटल सेगमेंट की बात मत देखो, एक सिंगल से देख के काम चलाना होगा आपको जब हम K के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर किसी स्प्रिंग को जिसका नेचुरल लेंथ L है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है
और इसका नेचुरल लेंथ L है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, एक स्प्रिंग ऐसे और दूसरा स्प्रिंग ऐसे। इसका लेंथ मान लो L1 हो गया, इसका लेंथ है L2, L इक्वल टू L1 प्लस L2, है कि नहीं। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, अब चूंकि इसकी लंबाई छोटी हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K1 हो गया और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, तो ये K1 की वैल्यू आती है KL/L1 और K2 की वैल्यू आती है KL/L2, है ना। ये वर्क पावर एनर्जी में ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके होते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को स्प्रिंग के साथ ही खेलना है, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। ये कैसे आता है, अगर ये देखना है तो वर्क पावर एनर्जी देखना पड़ेगा, जहाँ हम लोग खूब डिस्कस करते हैं इन सब बातें में, है ना। तो यहाँ पर अगर आपने कट कर दिया तो हर सेगमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा KL/L1, जहाँ K क्या है, पहले वाला स्प्रिंग कांस्टेंट और टोटल लेंथ, ठीक है। यहाँ पर बाद वाला स्प्रिंग कांस्टेंट और कितना बड़ा उसको आपने कट किया है, ये बातें है कि नहीं। दूसरी बात, अगर किसी सिस्टम में एक से ज्यादा स्प्रिंग यूज किया गया है, ठीक है, इफ in a given system 2 or more springs are used, then T इक्वल टू क्या होगा, 2π√m/k इक्विवेलेंट हम लोग लेते हैं, जहां ये क्या है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। के इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, इसको निकालने के लिए हम लोग ग्रुपिंग की बात करते हैं, ठीक है। फॉर फाइंडिंग के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग। अब ये ग्रुपिंग क्या होता है, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो अगर इस बात को ध्यान देंगे, जब भी एक से ज्यादा स्प्रिंग हो या फिर ब्लॉक डायरेक्टली स्प्रिंग से कनेक्ट ना हो, है ना, ऐसे केस में आप के इक्विवेलेंट के बारे में बात करते हैं और वहां से फिर कैलकुलेट करते हैं, है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि के इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करना है हम लोगों को। पहला तो फोर्स मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पास आना चाहिए फोर्स मेथड। मैं कभी भी किसी क्वेश्चन में फोर्स मेथड के बारे में जनरली सोचने की बात नहीं करता, है ना। ग्रुपिंग दो तरीके की होती है, एक सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक स्प्रिंग एक चेन की तरह अरेंज कर दिए गए हों। इफ 2 or more springs are connected in the pattern of chain, then the grouping is known as series grouping। ध्यान देने वाली बात है क्या, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और यहां आपने फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स के कारण मान लीजिए ये पहले जो है यहां पर था, अब ये कुछ ऐसे हो गया, इसमें कुछ इलांगेशन आया, कुछ इसमें इलांगेशन आया और ये यहाँ पहुँच गया, ये हो गया टोटल
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब भी आपने फोर्स लगाया तो हुआ क्या होगा भाई, ये वाला जो स्प्रिंग पहले यहां था इसमें इतना इलांगेशन हो गया, मान लो x1, ऐसे इसमें इसकी लंबाई टोटल इतनी थी, अब यहां से मान लो जो है इसमें इलांगेशन हो गया x2। अल्टीमेटली हुआ क्या कि दोनों एक चेन की तरह थे, तो दोनों इलांगेशन का सम होगा नेट इलांगेशन, मतलब नेट इलांगेशन x इक्वल टू x1 प्लस x2 होगा। और जब भी ऐसा होता है, जब आप नेट इलांगेशन इंडिविजुअल इलांगेशन के सम के इक्वल लिखते हो तो वो क्या होता है, सीरीज ग्रुपिंग, है कि नहीं। अब यहां पर हम लोग एक चीज जानते हैं कि f इक्वल टू kx होता है, तो क्या मैं इस इलांगेशन को f बाई के लिख सकता हूं? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब नेट इलांगेशन, अच्छा ये नेट इलांगेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल स्प्रिंग हम लोग लेते, वो भी इतना ही लंबा होता और उस पर यही फोर्स लगाने के बाद उसमें भी इलांगेशन इतना ही आता, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को हम के इक्विवेलेंट कहते हैं, है कि नहीं। तो सीरीज में है, अगर ये स्प्रिंग आइडियल है, आइडियल स्प्रिंग कहने का मतलब मासलेस स्प्रिंग है, तो ये आप लोगों ने देखा है एनएलए में कि जब भी स्प्रिंग मासलेस होती है तो उसमें टेंशन क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं। तो इस केस में जो फोर्स इसमें लगेगा वही इसमें लगेगा, और वो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे F अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2। अब F कॉमन होके कैंसिल हो रहा है, तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, ये हमारा इक्विवेलेंट है। अब अगर एक से ज़्यादा होता तो 1 बाई K3, 1 बाई K4, 1 बाई K5 भी इसी के सीक्वेंस में ऐड हो जाता, है कि नहीं। ये तो सीरीज ग्रुपिंग में के इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है। ठीक, चलिए भाई पैरेलल ग्रुपिंग कर लेते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग, है कि नहीं। ध्यान दीजिए, पैरेलल ग्रुपिंग में जो नेट इलांगेशन है वो सभी स्प्रिंग में अगर इक्वल हो जाए, मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट इसका K1 है और इसका K2 है, और यहां पर आपने फोर्स लगाया और ये जो लाइन है ये डिस्प्लेस हो गई यहां। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ये इलांगेशन इसमें हुआ उतना ही इलांगेशन इसमें हुआ। कहने का मतलब कि जब भी स्प्रिंग में इलांगेशन इक्वल हो जाए, मतलब और वो कितना, नेट इलांगेशन के इक्वल, उस ग्रुपिंग को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग। अच्छा, एक चीज जानते हैं हम लोग कि F इक्वल टू के एक्स होता है। अगर x इक्वल हो जाए और k अलग अलग हो तो हर किसी में फोर्स अलग अलग होना है। इसका मतलब कि अगर इसको आपने स्ट्रेच किया तो ये F1 फोर्स से खींचेगा और ये F2 फोर्स से खींचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो F अप्लाइड है वो सम होगा F1 और F2 का। एंड फ्रॉम रिलेशन F इक्वल टू के एक्स, यहाँ पर हम k इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्वल टू K1x प्लस K2x लिखेंगे। x कॉमन है, सब में कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2। ये दो ही हमने लिया है, ऐसे ढेर सारे होते तो सब सेम सीक्वेंस में ऐड हो गए होते। ठीक, तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में k इक्विवेलेंट कैसे फाइंड किया जाता है, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, फोर्स मेथड, ठीक, लेकिन मैंने कहा कि मैं प्रेफर करता हूं एनर्जी मेथड ऑफ ग्रुपिंग। आइए देख लेते हैं कि एनर्जी मेथड ऑफ ग्रुपिंग होता क्या है। हमने कहा
एनर्जी मेथड ऑफ ग्रुपिंग, है कि नहीं। हमने कहा कि हमारे पास दो स्प्रिंग हैं और मान लेता हूं कि दोनों सीरीज में हैं। यहां पर आपने इसको फिक्स किया, ये K1 है, ये K2 है, और यहां पर फोर्स लगाया, तो क्या होगा, इसमें कुछ एक्सपेंशन होगा। हर कोई स्प्रिंग जो है कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर करेगा। के इक्विवेलेंट का मतलब एक अकेला स्प्रिंग ले लो और एक्सटर्नल एजेंट को इसे स्ट्रेच करने में जितना वर्क डन करना पड़ा उतना ही वर्क डन इस अकेले वाले में करना पड़ता, तो ये उतनी ही एनर्जी इन स्प्रिंग में स्टोर्ड हो जाती। तो हम इस स्प्रिंग को इन दोनों का इक्विवेलेंट कह सकते हैं। इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड टोटल इक्वल टू क्या होना चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग 1 प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग 2। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इक्विवेलेंट स्प्रिंग, ये क्या हो जाएगा, हाफ के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल टू हाफ K1 x1 स्क्वायर प्लस हाफ K2 x2 स्क्वायर। हाफ हर जगह था, इसको विदाई दे दीजिए। तो K इक्विवेलेंट x इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल टू K1 x1 स्क्वायर प्लस K2 x2 स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये x अगर किसी तरह से गायब हो जाए तो काम चल जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि फॉर एनी स्प्रिंग F इक्वल टू KX होता है। इसका मतलब x इक्वल टू क्या हम लोग F बाई K लिख सकते हैं फॉर एनी स्प्रिंग, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे K इक्विवेलेंट और x की जगह लिखेंगे F डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट स्क्वायर। यहां पर K1 और इसे लिखेंगे F डिवाइडेड बाई K1 स्क्वायर। यहाँ पर K2 और F डिवाइडेड बाई K2 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये सीरीज में है, इसलिए हमको पता है कि सभी स्प्रिंग में लगने वाले फोर्स इक्वल है। अगर नहीं होता तो यहाँ मैं F1 और यहाँ F2 टर्म भी यूज करता, लेकिन सीरीज में होने के कारण हम लोगों ने इसको ऐसे नहीं लिखा, हमने इसे F लिख लिया, है ना, क्योंकि ये हमको पता है। अब यहाँ से स्क्वायर करोगे तो F स्क्वायर यहाँ भी है, F स्क्वायर यहाँ भी है, F स्क्वायर यहाँ भी, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। और K1 इंटू 1/K1 स्क्वायर, ये तो 1/K1 के इक्विवेलेंट होगा, और ये 1/K1 और ये 1/K2। तो आप एनर्जी मेथड से अगर सॉल्व करते हो, ये बात सही है कि आपको लगता होगा कि नहीं सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती हैं, है ना, तो एनर्जी मेथड से चीज़ें आसानी से आ जाती हैं, फोर्स मेथड से उतनी आसानी से नहीं आती। तो हम तो यही कहेंगे कि आप एनर्जी मेथड यूज कीजिए, है कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि K इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करना है ये हम लोगों ने देख लिया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है कि नहीं। और स्टार्ट जो है हम लोग बहुत बड़े क्वेश्चन से तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं एक क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन एम्स 2003 में पूछा गया, है कि नहीं। कह रहा है 2 स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट K एंड 2K आर कनेक्टेड टू ए मास एज शोन इन फिगर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ द मास इज, फिगर ये दिया गया है और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है ना। और फिर पिछले क्लासेस की तरह मैं एक बार फिर कहूँगा कि आपको मेरे साथ कॉपी और पेन के बिना नहीं बैठना चाहिए। तो वीडियो पॉज कीजिए और एक बार अटेम्प्ट जरूर कीजिए इसको खुद, है ना, क्योंकि आपके अटेम्प्ट करने से, आपके प्रयास से ही आपका सिलेक्शन होना है।
मैं तो एक माध्यम हूं जो आपको रास्ता दिखा सकता हूं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सिलेक्शन तो आपको खुद ही लेना होता है कि नहीं। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। अच्छा ये बताओ सभी लोग कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। ठीक है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि एक चेन की तरह है और सीरीज में है तो ये बात सही नहीं है, ये जो है पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉक का इलांगेशन होगा, मान लो ब्लॉक को यहाँ डिस्प्लेस किया हमने, तो जितना ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ एक उतना ही कंप्रेस हो गया, दूसरा ही में उतना ही इलांगेशन हो गया। मैंने यही तो डेफिनेशन बताया है भाई सीरीज और पैरेलल का, कि जब नेट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, पैरेलल सॉरी सीरीज। और अगर नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों में स्प्रिंग में जो इलांगेशन या कंप्रेशन हो रहा है उनके इक्वल ही रह जाए तो क्या होगा, पैरेलल। इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। और हमने बताया कि जब एक से ज़्यादा स्प्रिंग हो या ब्लॉक डायरेक्टली स्प्रिंग से कनेक्टेड ना हो, उस केस में के इक्विवेलेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर के इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, के प्लस 2k, इसका मतलब के इक्विवेलेंट हो गया 3k, है ना। अगर के इक्विवेलेंट 3k है तो टाइम पीरियड हम लोगों ने रटा है 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट। तो ये के इक्विवेलेंट की वैल्यू 3 है, 2 पाई अंडर रूट m बाई 3k। लेकिन हमसे तो पूछा फ्रीक्वेंसी, और हम फ्रीक्वेंसी जानते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो ये 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 3k अपॉन m होगा। ये इसका आंसर हो गया, है कि नहीं। तो डायरेक्टली जब आपको सीरीज या पैरेलल दिख जाए तो आप इस रिलेशन को जो आपने रटा है कि सीरीज में है तो 1/k होता है और पैरेलल में है तो k होता है कि नहीं, उसी के तरह ऐड करके निकाल सकते हैं, है कि नहीं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कहीं डाउट नहीं होगा, है कि नहीं। बस अगर कहीं डाउट होने वाला था तो वो कौन सा पॉइंट था कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। अच्छा कहिए इसी को एनर्जी मेथड से भी किया जाए क्या? क्यों, आइए 1 मिनट में देख लेता हूँ एनर्जी मेथड से के इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे आप। हमने कहा कि हाफ के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल टू हाफ k1 x1 स्क्वायर प्लस हाफ k2 x2 स्क्वायर। यहाँ पर हाफ कैंसिल कर दीजिए और के इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा f बाई f बाई के इक्विवेलेंट स्क्वायर, और ये f इक्विवेलेंट होगा। दूसरा k1, और इसमें फोर्स जो होगा भाई क्या, ये F1 अपॉन k1 स्क्वायर होगा प्लस k2, और ये हो जाएगा F2 अपॉन k2 स्क्वायर। जहां F1 की वैल्यू क्या रखेंगे आप, यहाँ फोर्स जो है, ये फोर्स क्या होगा भाई, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट और इसमें डिस्प्लेसमेंट, यही ना है। तो यहाँ पर हम लोग के इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट स्क्वायर, ये हो जाएगा k, और ये हो जाएगा kx डिवाइडेड बाई k, है ना। या इसे लिख देते हैं F1 स्क्वायर प्लस k2k, और ये F2 स्क्वायर अपॉन 2k स्क्वायर, है कि नहीं। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, के इक्विवेलेंट वही आ जाएगा क्या, k1 प्लस k2, है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग लिख रहे थे
कि k इक्विवेलेंट इंटू एक्स स्क्वायर इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल टू k1 इंटू x1 स्क्वायर प्लस k2 इंटू x2 स्क्वायर, है ना। अच्छा, f बाई के जो हम लोग x को लिख रहे थे वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये x सभी में इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेयर x इक्विवेलेंट इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और k इक्विवेलेंट k1 प्लस k2 आ जाएगा। तो इस बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये क्या हो जाएगा 3k, क्योंकि एक k है और दूसरा 2k है कि नहीं। तो इस तरीके से ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं हम लोग। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, एम्स 2004 में फिर एक क्वेश्चन पूछा गया सेम। क्या? उसने कहा कि 2 स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड टू ए ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन फिगर। फिगर ये दिया हुआ था, है कि नहीं। इसका मास भी m दिया हुआ है। इफ बोथ द स्प्रिंग्स हैव द सेम स्प्रिंग कांस्टेंट k देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन इज। अरे भाई ये सीरीज में है और सीरीज में 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है 1/k1 प्लस 1/k2, मतलब 2/k मीन्स k इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया k/2, है कि नहीं। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 अंडर रूट m/k होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1 टाइम पीरियड मीन्स 1/2 अंडर रूट m/k के बजाय k/m, और k की वैल्यू क्या है k/2 डिवाइडेड बाई m, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। तो 1/2 और k/2m ऑप्शन सेकेंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको के इक्वल, और खासकर मेडिकल में तो पूछो ही मत, बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं। हाँ, इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन एम्स 2017 में पूछा गया 4 मासलेस स्प्रिंग्स whose force constants are 2k, 2k, k and 2k respectively are attached to a mass capital M kept on the frictionless plane as shown. If mass M is displaced in the horizontal direction then frequency of the system is, है कि नहीं। इसका मतलब कि फिर से यार k इक्विवेलेंट निकालिए, वैल्यू पुट कीजिए, है कि नहीं, आंसर मिल जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन फिर मुझे ये अटेम्प्ट करना चाहिए। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, है कि नहीं। आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, है कि नहीं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने किया होगा ऐसा। थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं मैं, और क्योंकि हम लोगों को इसी फिगर से ही तो मतलब है कि नहीं। ये कब पूछा गया? एम्स 2017। अभी तो ऐसा ही क्वेश्चन किया था यार, इधर एक था इधर एक था। इसका मतलब ये दोनों किसमें है सीरीज में, ये दोनों किसमें है पैरेलल में, ये आपस में। या फिर आप एनर्जी मेथड लिखो सीरीज और पैरेलल में। अगर कंफ्यूजन होने लगे तो खाली एनर्जी मेथड लिखो, क्या हाफ k इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल टू हाफ k1 x1 स्क्वायर हाफ k2 x2 स्क्वायर प्लस हाफ k3 x3 स्क्वायर प्लस हाफ k4 x4 स्क्वायर, है ना। हाफ हर जगह दिख रहा था, इसको विदाई दे दिया जाए, है ना। इसको मैंने स्प्रिंग 1 लिखा है, इसको 2 लिखा है, इसको 3 और इसको 4, है कि नहीं। अब जरा ये देखो कि अगर इसमें इस ब्लॉक में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने इधर कर दिया
तो इन दोनों में इंडिविजुअल का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, मतलब इसमें एक इलांगेशन x1 होगा, इसमें इलांगेशन x2 होगा, ये टोटल x के इक्वल होगा। तो हाफ ये k इक्विवेलेंट इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू k की जगह क्या है 2k, और ये है x1 स्क्वायर प्लस 2k इंटू x2 स्क्वायर, है ना, और यहाँ k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2k इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। हम लोग ने x की वैल्यू पुट कर दी। जरा यहाँ पर 2k अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये x1 और x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये जो है x1 और x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, या फिर इसमें आप फोर्स जो है वो इक्वल रहने वाला है कि नहीं। तो फोर्स को हम लोग F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, kx होता है। इसका मतलब कि x को F अपॉन k1 लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे, इसमें अगर फोर्स F इधर लग रहा है तो F अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, है कि नहीं। तो इससे अच्छा है कि F लिखने से पहले हम लोग x के बारे में ही सोचते हैं, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, मुझे लग रहा है कि ये जो है यहाँ पर x1 और x2 है, कॉमन लेंगे तो एक टर्म x1 x2 का आ जाएगा और वो हो जाएगा लेंदी। तो मैं नहीं कहूँगा कि इसको एनर्जी मेथड से कीजिए, आइए हम लोग इसको फोर्स मेथड से ही कर लेते हैं, क्योंकि अननेसेसरी लेंदी खींचने से कोई मतलब नहीं। ध्यान दीजिए, ये दोनों यहाँ पर सीरीज में हैं, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा के, भाई 1 अपॉन k इक्विवेलेंट सीरीज में 1/k1 प्लस 1/k2 होता है। k1 की वैल्यू 2k, मतलब 1/2k प्लस 1/2k, तो ये क्या हो जाएगा 1/k। इसका मतलब k इक्विवेलेंट इधर का कितना आ जाएगा k, और इधर का k इक्विवेलेंट ये पैरेलल में है तो ये हो जाएगा 3k, और ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया भाई, कि इधर एक लगा हुआ है k और इधर एक लगा हुआ है 3k, है कि नहीं। एक तरफ k और एक तरफ, हम लोगों ने इधर वाले का एक इक्विवेलेंट निकाल लिया, इधर का एक। तो अब ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो k प्लस 3k मीन्स 4k हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/2 अंडर रूट, भाई टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं 2 अंडर रूट m/k होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा k इक्विवेलेंट बाई m, k इक्विवेलेंट कितना आया 4k, तो ये हो गया 1/2 अंडर रूट k इक्विवेलेंट 4k डिवाइडेड बाई m। ये आंसर हो गया। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन था, है ना। ये थे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें जो है टाइम पीरियड बहुत आसानी से, लेकिन हमने आपको एक चीज बताया क्या, कि इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कब यूज करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक स्प्रिंग हो, या फिर ब्लॉक डायरेक्टली स्प्रिंग से अटैच ना हो, तभी हम लोग उसका कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं इक्विवेलेंट का। जैसे मैं आपको कहूं कि एक क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, कह रहा है इसको थोड़ा सा पुश कीजिए और रिलीज कीजिए, और उसके बाद ये क्या करेगा अपने मीन पोजीशन पर ऑस्किलेट करेगा, ऊपर नीचे चलेगा। तो कह रहा है टाइम पीरियड बताओ। ठीक, यहां पर है तो एक ही स्प्रिंग, लेकिन ये ब्लॉक जो है
वो डायरेक्टली उस स्प्रिंग से कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब यहाँ भी के इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है कि इस पूरे सिस्टम को हटा के एक अकेला स्प्रिंग लगा दिए होते हम लोग और उस स्प्रिंग से ब्लॉक को कनेक्ट कर दिए होते, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के इक्विवेलेंट होगा। जरा ध्यान दीजिए, अगर इस रस्सी में टेंशन टी है तो यहाँ भी टेंशन टी होगा, तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा 2T, है कि नहीं? तो हाफ के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ को दे दिया जाए विदाई, है ना, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्विवेलेंट स्क्वायर, है कि नहीं? दोनों में ब्लॉक को उतना ही तो डिस्प्लेस करना है, तो इसको मैं क्या एफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये ब्लॉक यहां पर तो इतना डिस्प्लेस होगा, ये भी उतना ही डिस्प्लेस होगा, लेकिन इस केस में स्प्रिंग जितना ब्लॉक को आपने स्ट्रेच किया है उतना इसमें एक्सटेंशन होगा, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो उतना होने वाला नहीं है कि नहीं? तो इसीलिए इस x के बारे में, ये x ही डिफरेंट होगा, उसको f बाई के इक्विवेलेंट स्क्वायर लिख लेते हैं और k, और इसको ये f यहाँ पर क्या है, ये t है ना, तो यहाँ पर f बाई के स्क्वायर। अब k इक्विवेलेंट, यहाँ f इक्विवेलेंट, भाई इस ब्लॉक में आपने फोर्स से खींचा था तो टेंशन टी था, यहां भी f से खींचोगे तो यहां भी टेंशन टी होगा, है कि नहीं? तो t अपॉन के इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल टू k, और यहां पर फोर्स, इस स्प्रिंग में जो फोर्स है वो तो 2T है, तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर अपॉन के इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल टू 4T स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। इस T से T कैंसिल हो गया, इट मीन्स के इक्विवेलेंट, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो के इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा क्या, के बाई। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, जब भी एनर्जी मेथड यूज करना है तो हम लोगों को क्या करना है कि इसी फोर्स पर कंसंट्रेट करना है, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब यहां पर अगर ये आ गया तो टाइम पीरियड क्या होगा, t इक्वल टू 2 अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट, और के इक्विवेलेंट की वैल्यू है k बाई 4, तो ये क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2 अंडर रूट 4m बाई के। समझ में आया? चलिए ऐसे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। जब भी इस तरह से ब्लॉक जो है डायरेक्टली स्प्रिंग से कनेक्ट हो, ये तो, और एक से ज़्यादा स्प्रिंग हो तब भी इक्विवेलेंट यूज करना है, और अगर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है तब भी इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ही यूज करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, है कि नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है कि नहीं? इससे मिटाता हूं मैं, ध्यान दीजिए, आपके सामने एक और क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है ध्यान देने वाली बात, स्प्रिंग और पुली ये आइडियल है, मतलब दोनों मासलेस है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा भाई, एक अलग स्प्रिंग ले लो, उससे एक ब्लॉक अटैच करो, इसका जो के इक्विवेलेंट है वही लेना है। अब इसमें क्या है, इसको फोर्स F से खींचोगे तो इसमें कुछ टेंशन होने वाला है, इसमें अगर टेंशन है तो इसमें टेंशन कितना होगा, ये T/2 होगा। अगर इस पुली का FBD बनाओगे और नीचे टेंशन T है और ऊपर 2 रस्सियां हैं, तो इक्विलिब्रियम के लिए अगर ये मासलेस है तो इसमें भी T/2 होगा, इसमें भी T/2 ही होगा, है कि नहीं? यहाँ भी उसी फोर्स से
खींचना है तो इसमें भी टेंशन T ही होना है। तो हम लोगों को लिखना है हाफ K इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल टू हाफ K इंटू एक्स स्क्वायर। अकेला ही स्प्रिंग है इसीलिए हाफ को विदाई दे दिया, और K इक्विवेलेंट इसे F इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट लिखा हम लोगों ने। किस रिलेशन से? F इक्वल टू के एक्स वाले फार्मूले से। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई के, और यहाँ K F बाई के लिख दिया है कि नहीं। यहाँ पर K इक्विवेलेंट इंटू ये F इक्विवेलेंट वाले में कितना है? T अपॉन K इक्विवेलेंट, यहाँ K, और इस वाले स्प्रिंग में कितना है टेंशन? T/2। तो ये क्या हो जाएगा? K इक्विवेलेंट इंटू टी स्क्वायर बाई के इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल टू K इंटू टी स्क्वायर बाई 4 K स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्विवेलेंट से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4K। इसका मतलब टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M अपॉन 4K। कोई दिक्कत? मुझे लग रहा है कुछ और क्वेश्चन है, ऐसे ही कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इक्विवेलेंट पे ढेर सारे क्वेश्चन अब तक हम लोग कर चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग एनर्जी मेथड ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशन बहुत आसानी से फोर्स में निकल जा रहा है ना। एम्स वाले में क्वेश्चन में रिलेशन निकल तो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा, और मैं खींचना नहीं चाहता। हमारा तो नारा यही है, काम चोरी जन्म सिद्ध अधिकार हमारा है कि नहीं। जब आसानी से काम चल जाए तो फिर उसे बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है कि नहीं। चलिए अब जो है एक और फिगर बनाता हूं मैं। चलिए जल्दी से जरा इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताइएगा। स्प्रिंग और पुली जो है वो मासलेस है कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करेंगे और शुरू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि क्या आया है कि नहीं। मुझे उम्मीद है आपने ऐसा किया होगा, वीडियो पॉज करके, और अटेम्प्ट जरूर किया होगा। देखो यहाँ पर अब तो 2 स्प्रिंग है, तो हम लोग लिखेंगे हाफ K इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल टू हाफ K1 इंटू x1 स्क्वायर प्लस हाफ K2 इंटू x2 स्क्वायर, और इस हाफ को विदाई दे दिया जाए। एक अकेला स्प्रिंग अगर हम लोग यहाँ पर बनाते और उससे यही ब्लॉक अटैच किया, जितना फोर्स से इसको खींचा उतने से ही इसको खींच के इसका K इक्विवेलेंट होता है, यही ना होता। तो मान लो यहाँ पर टेंशन T है, ये रस्सी अगर आइडियल पुली के केस में एक स्ट्रिंग अगर है तो उसमें टेंशन हर जगह इक्वल होता है। तो इस रस्सी में अगर टेंशन T है तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा? 2T, और यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा? 2T। यहाँ पर T था तो यहाँ भी कितना होगा? T। इसका मतलब जब हम लोग K इक्विवेलेंट और X को रिप्लेस करेंगे F इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट स्क्वायर, है कि नहीं, तो ये K1 और ये होगा F1 अपॉन K1 स्क्वायर प्लस K2 F2 अपॉन K2 स्क्वायर। K इक्विवेलेंट और F की जगह क्या रखेंगे? इक्विवेलेंट वाले में तो टेंशन T है, तो ये T स्क्वायर डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट स्क्वायर होगा, ये K1। और स्प्रिंग 1 में लगने वाला टेंशन कितना है भाई? 2T। तो 2T का स्क्वायर मतलब 4T स्क्वायर डिवाइडेड बाई K1 स्क्वायर प्लस K2, और इसमें भी तो टेंशन कितना है? 2T, मतलब 4T स्क्वायर डिवाइडेड बाई K2 स्क्वायर।
ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू 4t स्क्वायर 1/k1 प्लस 1/, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई है, k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 4, मतलब टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट है k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अल्टीमेटली जब भी पुली, स्प्रिंग ये आइडियल है और आपको इस तरीके से अरेंजमेंट देता है, तो हम लोगों को करना क्या है, केवल और केवल के इक्विवेलेंट फाइंड करना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं छोड़ देता हूं आपको। ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक नया अरेंजमेंट है, यहाँ भी पुली और स्प्रिंग मासलेस है और आपको बताना है इक्विवेलेंट टाइम पीरियड जब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए। फिर से वही हमने कहा कि एक अकेला स्प्रिंग से लेके ये ब्लॉक कनेक्ट करो, इसको खींचने के लिए फोर्स F लगाया तो इसको भी F ही लगाओ, इसमें कुछ टेंशन T होगा तो यहाँ भी टेंशन T ही होगा, ये टेंशन T है, ये टेंशन T है और ये टेंशन कितना हो जाएगा, इस पुली का जब FBD बनाओगे तो ये टेंशन कितना हो जाएगा 2T, है कि नहीं। तो हाफ तो हमेशा कैंसिल हो जा रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, हम लिखेंगे के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल टू k1 इंटू x1 स्क्वायर प्लस k2 इंटू x2 स्क्वायर, यही होगा। यहाँ पर k इक्विवेलेंट और इस पर लगने वाला फोर्स F इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई k इक्विवेलेंट स्क्वायर, ये k1 और ये हो जाएगा F1 अपान k1 स्क्वायर प्लस k2 और ये हो जाएगा F2 अपान k2 स्क्वायर, ये k1 इसका इक्विवेलेंट, ये होगा। फिगर से देख लीजिए कि किस पे कितना लग रहा है, ये k इक्विवेलेंट हो गया और ये हो जाएगा t बाई के इक्विवेलेंट स्क्वायर, ये k1 और इस 1 वाले में कितना टेंशन लग रहा है t, और ये k2 और इस 2 वाले में कितना लग रहा है 2t, है कि नहीं। तो k इक्विवेलेंट इंटू टी स्क्वायर बाई के इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल टू k1 और ये हो गया टी स्क्वायर बाई k1 स्क्वायर प्लस k2 और ये हो गया 4t स्क्वायर बाई k2 स्क्वायर, ये स्क्वायर टर्म से कैंसिल हो जाएंगे और टी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 1/k1 प्लस 4/k2। इसका मतलब अगर यहाँ k1 k2 एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा k2 प्लस 4k1, तो k इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई वो आ गई k1 k2 अपॉन 4k1 प्लस k2, है कि नहीं। तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे भाई, 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट क्या है k1 k2 और इसके ये ऊपर चले जाएंगे क्या 4k1 प्लस k2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आपका लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि नहीं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शेयर करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, है कि नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।